Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा नाम है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों के लिए अनअकैडमी एक बड़ा नाम है। और जानते हैं आप, लाखों बच्चों को सिलेक्शन करा चुके हैं सालों से अनअकैडमी ने। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी आपको सारी सुविधाएं, बेस्ट टीचर्स और बेस्ट फैकल्टीज के साथ में टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट के साथ में बार बार आप क्लास चाहे रिपीट करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, लाइव सेशन के साथ, स्पेशल क्लासेस के साथ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ है। तो जो भी बच्चे आज देख रहे हैं, आज हम आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाने वाले हैं। आपसे जैसे बात हुई थी अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर आपसे बात करेंगे, तो मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर बच्चा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। साथ ही क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको, साथ में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको भी, और स्वयं आप भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए अपने आसपास, और स्वयं भी देखिए वीडियो, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या क्या बात करेंगे कि कैसी अप्रोच रही। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंध की, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के, ठीक है, उसके उपागम कौन कौन से, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उसके अप्रोच कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंध, ऐसी क्या चीज है जो कि ऐसी जरूरत पड़ रही है कि दो देशों को या बहुत सारे देशों को, क्योंकि आज देखिए कि आज सिर्फ इंटरनेशनल ही बात नहीं रहेगी, कि अंतरराष्ट्रीय बात नहीं रह गई, अब हर चीज ग्लोबल हो रही है। आप देखिए कि यूएन जैसी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, या जितने भी आप देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात करें, तो ऐसी संस्थाओं में एक दो कंट्रियां नहीं है कि आपके डायरेक्ट बायलैटरल या क्षेत्रीय 2 4 10 कंट्रियों ने मिलकर, ऐसा नहीं है, पूरा विश्व शामिल है। तो क्या इस कैसी अप्रोच है, यानी कैसे उपागम होने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, कौन से कीवर्ड हैं उसको समझेंगे, क्योंकि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कीवर्ड समझ में आ गया अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, तो आप समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय संबंध से सरल कोई विषय है ही नहीं। आप इसमें, अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को भी नहीं पढ़ा हुआ, आपकी यूपीएससी की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को जो नहीं पढ़ा है लेकिन आपको अप्रोच पता है, तो आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपने शब्द अपने आप आएंगे। एग्जाम में आप वो जो 50 नंबर आपको दिलाता है ना, आपको उस 50 नंबर में से अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी समझ रखते हैं टेक्नोलॉजीज की। तो आज बात करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंध, कैसे उसका अप्रोच है, इन सब बारे में चर्चा करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले थे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध है क्या भाई। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि है क्या, क्या बात होती है, ऐसी क्या चीज है जो देशों को एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है। ऐसी क्या बात होती है कि बहुत सारी चीजें दो देशों या बहुत सारे देश मिलकर फैसला लेना चाहते हैं। ऐसी क्या चीजें, क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंध, क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसकी भूमिका की बात करें, अगर इंट्रोडक्शन देखें कि क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास क्रम अगर देखने जाएं, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, इसको भी याद कर लेंगे, नव यथार्थवाद। अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि इसके शब्दावलियों के बारे में बताएंगे और बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। आपको बस दिमाग में बिठा के चलना है। एग्जाम्पल जो बताएंगे बस उसको याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल से याद रहेगा, आपके घर में वो चीजें चलती। मैंने उस दिन आपको शुरुआत में बताया था, जब मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो मैंने आपको कहा था बेटा कि आपको करना क्या है। जब आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ें तो बाहर थोड़ा छत पे खड़े हो जाओ, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जितने घर हैं, जिसकी जिसकी बात करें, जिन जिन राष्ट्रों की, उन राष्ट्रों का ना एक एक नाम रख लो। पता तो वही है आपको, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, जापान, अमेरिका, एक एक नाम रख लो घरों का, उनके व्यवहार के हिसाब से कि आपके उनसे कैसे संबंध है। आप अपने आप को एक देश घोषित कर लो और उन सारे मोहल्ले के जितने घर हैं उनको भी देश घोषित कर लो। आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध तैयार होते रहेंगे। जो जो बताते चलेंगे सुझा के वही थोड़ा सा ध्यान से एक बार वीडियो चला के, हाँ ये भाई इनसे मेरा ऐसा टर्म्स है, सही बात है, वो दिमाग में बैठते चलेगा आपके, ठीक है। तो इसको दिमाग में लेके चलेंगे, आज इसको कर लेंगे, नामकरण कर देंगे मोहल्ले वालों का, एक एक देश घोषित कर दो सबको, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे साथ में 21वीं सदी के, ठीक है, लिंग पर आधारित जो आंदोलन एवं विचारधारा है, जिसमें से सबसे ज्यादा जिसकी बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, साथ में आपके करंट अफेयर्स में कौन सी विचारधारा है, जैसे नारीवाद, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है नारीवाद। आपने सुना होगा फेमिनिज्म, 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 क्या है नारीवाद।
ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसा किया गया जिससे इस शब्द का उद्भव हुआ भाई, और ऐसा क्या हुआ कि जिससे इसको लाने की या इसकी शुरुआत करने की जरूरत पड़ी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि क्या है। अगर बात करें हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ ऐसे नहीं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको नॉर्मली दिख जाएंगे कि देखो आज हमने क्या की, आपसे बात की भैया फोन पे, हो गए हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध आपसे। ऐसे नहीं, आपको मैसेज कर दिया हो गया अंतरराष्ट्रीय, आपको इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो कर लिया तो हो गए अंतरराष्ट्रीय संबंध, ऐसे नहीं चलता। क्या है आइए बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के मध्य संबंधों के अध्ययन के साथ साथ क्या है, पहले तो दो देशों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि पहले तो आपको समझाता हूं कि क्या है, इसको पहले देख लो कि गैर सरकारी संगठनों के साथ, चाहे वो एनजीओ हो, बहुत बड़े बड़े एनजीओ हैं, इसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे कि कैसे कहीं कहीं तो ज्यादातर सकारात्मक होते हैं, लेकिन कैसे कैसे नकारात्मक प्रभाव भी कभी कभी क्रिएट होता है इन सब चीजों से। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो हो गए, ठीक है, साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी जो काम करती हैं, गूगल हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में देखो आपका ट्विटर वाला हो गया, अभी तो शायद उसको एक्स प्लेटफॉर्म करने लगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे थोड़ा सा हम कम है तो शायद उसका नाम अभी एक्स हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया। ऐसे जो भी एमएनसी है जो कि आपके देश में भी काम करें, बहुत सारे देशों में अंतरदेशीय कंपनियां यानी कि इनलैंड कंपनी आपके देश की, आदि का अध्ययन भी किया जाता है। और आज के विश्व में राज्यों के अलावा अन्य कई कारक भी अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में बन गए हैं। कौन कौन से और कारक हैं, ये तो चलिए बेसिक चीजें, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कैसे इफेक्ट करते हैं। अतः इसके अंतर्गत आज व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे संगठन हो, चाहे गैर राज्य इकाइयां हो, तथा समकालीन वैश्विक घटनाक्रम हो, आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंध के विषय में जुड़ चुके हैं। अब आप देखिए कि कितना ब्रॉड स्ट्रक्चर हो गया। अब आप सोचेंगे सर ऐसे इतनी सारी चीजों को कैसे कवर करेंगे, आपको इतनी सारी चीजों को नहीं कवर करना, आपको कवर क्या करना है कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह सुबह हर कोई अखबार पढ़ता है, अखबार उठाओ, टेक्नोलॉजी यहां आपको बता दूंगा उसको याद कर लो, और उस अखबार के साथ हमें करना क्या है कि एक बार देख लो हर जगह पे, ठीक है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हिंदू पढ़ रहे होंगे, कोई भी आप पेपर पढ़ रहे होंगे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये होता है कि उसमें एक न्यूज रहती है जिसमें सारी विदेशी न्यूज रहती है, जिससे भारत से रिलेशन कैसे चल रहे हैं, क्या हुआ, किसके झगड़ा हुआ, किन देशों के बीच में क्या चल रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध कहां तक पहुंचा, ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान में क्या चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, ऐसी सब चीजें छपती रहती है। आप उसको नजर मारते चलिए, बाकी क्लास करते चलिए, आपको सब वैसे करंट अफेयर से कनेक्ट करके हम तैयार करा देंगे। बात करें अगर कि ये है क्या एक्चुअल में, कैसे काम कर रही है, तो बात कर रहे थे हम कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे काम करती है, एमएनसीज की बात करें अगर, कैसे रिलेशन तैयार होती है। अच्छा, इनसे बात करने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें बता देते हैं कि अगर बात कर रहे हैं हम दो देशों की, तो देश बन कैसे रहा, राष्ट्र की बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र के बाद राज्य क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ये ना लगे कि यार ये बात ही क्या हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्यों दो देश हैं। पहली बात तो दो देश क्यों, और दो देश आपस में संबंध क्यों, तो पहले इसका मतलब समझ लो कि है क्या। जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र क्या है, सरल भाषा में कहें तो सिर्फ भावना है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये आपकी भावना है, काल्पनिक है, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो। और उसी को अगर राज्य की बात करें, एक कानून आधारित, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है। कैसा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, अपना सबसे बड़ी चीज संप्रभुता है, सोवर्निटी है, यानी कि अपने सोवर्निटी, अगर संप्रभुता के बारे में नहीं पता तो इसको सरल भाषा में सिर्फ एक लाइन में याद कर लो कि यह अपने फैसले लेने के लिए स्वच्छंद है, बस इतना याद कर लो, याद रहेगा, अपने फैसले लेने के लिए, ठीक है, आजाद है, एकदम स्वच्छंद है कि आपका फैसला, ठीक है, आप स्वयं ले सकते हैं, ठीक है, यही संप्रभुता है, यही सोवर्निटी है। अब एक देश चाहे, अगर मेरे भाई इंटरनल मैटर चल रहा है कुछ, मान लीजिए यहाँ पे नक्सलवाद का प्रॉब्लम है भारत, अब नक्सलवादियों पे भारत सरकार ने कुछ एक्शन लिया, अब वहां पे पाकिस्तान और चाइना कूदने लगे आपके देश में, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे देश में कुछ परेशानियां, हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है, इसमें कोई और देश का मुद्दा नहीं होता चाहिए। एक कैसे डिसाइड होगा, जब आप एक राज्य रहेंगे, ठीक है, और एक कैसे होगा, अगर बात करें राष्ट्र की बात करें तो आपको छोटे छोटे 2-3-4 कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। अगर बात करें कि बनता कैसे है राष्ट्र, तो पहले 2-3 चीजें, जैसे हम आपको बोले, इसको याद कर लीजिएगा, भीड़ हो गई, जनमानस हो गया, ठीक है,
उसके बाद आपका समुदाय हो गया यानी कम्युनिटी। जब भीड़ की बात करते हैं हम, तो भीड़ का कोई निश्चित ना कोई एजेंडा है, ना कोई एक तरह से वो समुदाय बना के यानी ग्रुप बना के या ऑर्गेनाइजेशन बना के साथ में रह रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ है कि वो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लो कि आप घर से सुबह सुबह निकले, ठीक है, और रास्ते में झगड़ा हो रहा है, या घर से आप बाहर निकले देखे कि कुछ हादसा हो गया, तो आप बताइए जो वहां पे भीड़ जमा हो रही है, क्या उससे कोई उद्देश्य है? क्या उसका कोई उस चीज से डायरेक्ट रिलेशन है? क्या वो कोई ग्रुप आया स्पेसिफिक कि हाँ इस बात से? तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग खड़े हैं देख रहे हैं, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते। वहीं अगर बात करें हम जनमानस की, यानी जनता जनार्दन कहीं जमा हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा इस सेंस में समझ सकते हैं कि कहीं पे जनता जमा हो रही है, हालांकि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि कोई एक ग्रुप नहीं बना हुआ है, ना ही कोई ऐसा कोई एक तरह से देख सकते हैं कि निश्चित उद्देश्यों के कारण उनको जमा किया गया है। लेकिन एक है कि इनका एक काम ऐसा है कि इनका कॉमन पर्पज है वहां पे जमा होने का। कॉमन पर्पज का मतलब क्या हो गया कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए, आप वहां पे किसी को नहीं जानते, आप अपने दो दोस्तों के साथ गए, आप अपने परिवार के साथ गए, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए, अपनी वाइफ के साथ, किसी के साथ भी गए, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, आपको उनसे मतलब नहीं है। लेकिन कॉमन पर्पज क्या है? कॉमन पर्पज ये है कि सब लोग क्या करने गए? मूवी देखने गए। ये क्या है? आपकी जन जनार्दन एक जगह पे इकट्ठा हो, ठीक है। वही अगर बात करें, इसके बाद आता है आपका समुदाय, कम्युनिटी, और यहीं से राष्ट्र की शुरू होती है परिभाषा। समुदाय कैसे बनता है? समुदाय का मतलब यह है, ठीक है, कि कोई एक ग्रुप होगा। ग्रुप चाहे वो धार्मिक समूह का हो सकता है, राजनीतिक समूह का हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप होगा, और जब ग्रुप बनेगा तो उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होगा, ठीक है। निश्चित उद्देश्य के साथ साथ उसके साथ जो जुड़ेंगे उनकी भावनाएं भी वैसी होंगी जो उद्देश्य होगा ग्रुप का। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई राजनीतिक संगठन बन गया। राजनीतिक संगठन किस लिए बन गया? कि देश में इन चीजों का सुधार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड एक ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप क्या कर रहा है? वो ग्रुप उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, ठीक है, उस ग्रुप के जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार खत्म करना। ग्रुप बन रहा है, ग्रुप आगे काम कर रहा है। ये क्या है? एक तरह से एक भावना के साथ एक ग्रुप बनाकर, एक कम्युनिटी बनाकर एक साथ जुड़ना ही, ठीक है, एक समुदाय की परिभाषा है। और जब ऐसे समुदाय, ठीक है, ऐसे समुदाय किसी क्षेत्र में होते, अब इसको थोड़ा सा लैंड फॉर्मेशन से कनेक्ट कर लो कि किसी क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र के साथ क्या करेंगे? अब उस क्षेत्र के साथ इनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र से रिलेटेड किसी कारणवश एक ग्रुप बना हुआ है। तो जब उस क्षेत्र से उसकी भावना जुड़ी हुई है, और उस क्षेत्र की भावना से क्या हो रहा है? उस क्षेत्र की भावना के साथ ये भी भावना जुड़ी हुई है कि ये जो क्षेत्र है, यानी ये जो लैंड है, ये हमारा हो जाए, और इसके फैसले जो है हम स्वयं ले सके, यानी यहां पर हमारी क्या हो जाए? संप्रभुता हो जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे उस समुदाय से क्या बना? राष्ट्र बना, जो भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ था ग्रुप के साथ, और वही आगे चलकर संप्रभु, यानी उस लैंड पे क्या हो गया? आपका ही कब्जा हो गया, चाहे वो कानूनी तौर पे, और विश्व के अनेक देशों ने आपको मान्यता भी दे दी कि हाँ भाई ये भूभाग आपका ही है, आप यहाँ पे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप संप्रभु हैं। तो ये क्या बन गया? ये आपका राज्य बन गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे, जो पुराने उनको तो पता ही है, जो नए बच्चे देख रहे हैं, कि राज्य का मतलब यहां पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु ऐसा नहीं, वो सिर्फ प्रदेश, यानी कि आपके जो स्टेट आपके यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जिस राज्य की बात हो रही है, ये आपके देश की बात हो रही है, ठीक है। इसको याद रखना है, यानी कि आपके देश का पूरे भारत की बात हो रही है। जब भी मैं राज्य बोलूंगा इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, तो आपको, ठीक है, अगर स्पेसिफिक मैं प्रदेश बोलूंगा तो उसका नाम लूंगा, नहीं तो इस राज्य का सीधा मतलब होगा कि पूरे देश की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो इतना बेसिक फंडा आपको समझ आ गया। ऐसे बात करें कि बात कर रहा था मैं क्या? एमएनसीज की। तो एमएनसीज की बात में, ठीक है, एमएनसीज हो गए, एनजीओ हो गए, ठीक है, ये सब कैसे काम करते हैं आपके यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए, ठीक है। अभी वो यथार्थवाद की बात करेंगे, आदर्शवाद की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग हेडिंग है। पहले छोटी छोटी चीजें समझते चलते हैं, जिसका आज के डेट में करंट अफेयर से बहुत रिलेटेड मुद्दा है। पढ़ाने वाले आपको करंट अफेयर से कनेक्टेड है, इंटरनेशनल, आपको जो स्टैटिक जो आता है, जो कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, उसको अलग से क्लास चलेगी, तो इसीलिए इसकी जरूरत ज्यादा है। अभी तो इसको पहले समझा रहा हूं मैं। एमएनसीज की बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप ट्विटर का,
नाम उसका बदल चुका है, लेकिन ट्विटर का पहले कहा जाता था, अभी भी कॉमन नेम ट्विटर लोग जानते हैं। तो ट्विटर की बात करें तो आप देखिए ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने थे, बहुत सारे ऐसे पेजेस बने थे जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया, बात की, जहां पे ट्विटर का ऑफिस है भाई उस देश से बात की, वहां पे ट्विटर को बात कराया गया भाई कि आप ऐसे गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एकता अखंडता किसी देश की नुकसान पहुंचाना है, गलत बात है। और ट्विटर ने क्या किया? ऐसे मतलब हजारों नहीं लाखों पेज को क्या किया? बैन कर दिया। कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध उन देशों से अच्छे हैं, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो कूटनीतिक काम किया जाता है, वो हमेशा सकारात्मक वे में होता है, पॉजिटिव वे में होता है। तो आईएमएनसीज क्या करती? दूसरे भी काम करती। इस समय आईफोन का क्रेज बड़ा चला है। अब क्या कर रही है आईफोन? आपके यहाँ पे देखिए आईफोन 15 लॉन्च हुआ, सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगा के लेने के लिए खड़े हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं? इस तरीके से आपके मार्केट को भी एक तरह से कैप्चर करने की बात है। यहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे ही सबसे ज्यादा काम करते हैं जब आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं करें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज्यादा यही दोनों काम करते हैं, बाकी चीजें बहुत ही गौड़ हो जाती, छोटी हो जाती। तो ठीक है, तो अभी आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध दोनों के बारे में डिफरेंस भी थोड़ा सा बता देंगे, तो उसको भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एमएनसी एक देश के, ठीक है, चाहे आर्थिक हो तो चाहे राजनीतिक हो तो उनको भी अगर नुकसान पहुंच रहा है या उनको फायदा पहुंचाने में मदद भी करती हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और वही बात करें एनजीओ की, तो आप देखिए बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े एनजीओ क्या करते हैं। आप देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? रेड क्रॉस सोसाइटी कहीं भी दुनिया में, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है फॉर एग्जांपल, अभी आप ले सकते हैं, तो यूक्रेन में क्या करे? यूक्रेन में अगर कोई भी मानवीय आपदा हो रही है, जैसे कि वहां पे मानवीय आपदा तो भाई ऊपर बम गिर जा रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी का बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए अगर सरल में देखा जाए, सरल भाषा में, तो ऐसी जगहों पर क्या करती है? लोगों को मदद पहुंचाती है, खाना पीना रहना। अब ये क्या करिए, आप देखिए दूसरे देश में भी पहुंच बनाकर एक तरह से वहां पे अपना एक तरह से जुड़ाव बढ़ा रही है, सरकार पे प्रेशर क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे देखिए आप मानवीय आपदा हुई है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है? दो देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है, प्लस सरकारों को एक तरह से, ठीक है, दूसरे देश जब उस पर दबाव बनाते हैं तो और भी अच्छे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, सिर्फ हमको ये नहीं पढ़ना है कि हमारे किसी देश से संबंध कैसे हैं, कि हमारे इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं पढ़ना, साथ में हमको क्या देखना है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के साथ साथ, ठीक है, कहीं पे दुश्मनी है तो कहीं पे दोस्ती है के साथ साथ और क्या पढ़ना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में? तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जिन देशों से कोई संबंध नहीं उनके बारे में भी जानकारी चाहिए हमें। मान लीजिए किसी और दो देशों के बीच कुछ मुद्दा चल रहा है, उसकी भी जानकारी चाहिए। रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, भारत उसमें कैसे रोल प्ले करेगा? इजराइल फिलिस्तीन में कुछ पंगा चल रहा है, भारत उसमें कैसे रोल प्ले करेगा? या आप देखिए कि अजरबैजान आर्मेनिया में युद्ध हो गया अभी, ठीक है, तो ऐसे में कैसे काम करेगा, भारत का क्या रोल होगा, हमको इसको भी देखने चलना। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ भारत और साथ में उसके आसपास के क्षेत्रों से नहीं जुड़े, एक ग्लोबल है, वैश्विक तौर पर क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है जिससे विश्व में बदलाव होगा, उन सब की चर्चा यहां पर करनी है। तो इतना बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई मुझे उम्मीद है। ठीक है, बात करें अगर आगे, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो इसके अंदर शक्ति, सत्ता, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, साथ में संधि समझौते और युद्ध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसको याद कर लेना, ठीक है, अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है। बात करें अगर इसको अगर थोड़ा सा और आगे चलोगे, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जबकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। अगर इसको थोड़ा सा, ठीक है, समझने की कोशिश करें तो पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो आप देखिए 20वीं सदी की शुरुआत की अगर बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में क्या हो रहा है? आप देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की जब बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या चल रहा था? बड़े बड़े राष्ट्र जो अपने आप को ताकतवर थे, जो दिखा रहे थे कि हाँ तुम हमसे छोटे हो, तुम्हें दब के रहना चाहिए, तुम्हें नीचे रहना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाना, युद्ध करना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान रखना, शक्ति का प्रदर्शन, यानी कि आप हमसे शक्ति में कम हो, और साथ में सत्ता प्राप्त करना, यानी कि कहीं भी आप देखिए ब्रिटेन जैसे देश, भारत जैसे देश में 200 साल कब्जा करके राज करके सत्ता ही प्राप्त करने के तौर पे, और कैसे
ठीक है, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आपस में बढ़ने के लिए। आप देखिए जर्मनी और फ्रांस और अगर ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धा ना होती तो क्या आगे जाकर युद्ध और होते? नहीं होते। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें संधि समझौते और युद्ध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे प्योर पॉलिटिक्स है। प्योर पॉलिटिक्स कैसी है? यहाँ पे प्योर पॉलिटिक्स ऐसी है कि सिर्फ अपना फायदा होना चाहिए, वो भी कैसे? हम धौंस जमाएंगे, युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे और आपका सब कुछ लेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वर्साई की संधि हुई, तो आपने जर्मनी की जगह देखा होगा, अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, प्लस आपके आईआर का भी थोड़ा सा पार्ट है, मैं उसको बताऊंगा कनेक्ट करके। तो वर्साई संधि की जब बात होती है तो आप देखिए जर्मनी पे इतनी ज्यादा शर्तें थोपी गई कि जर्मनी कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी का इन्होंने कारण खुद ही बुन दिया। आप किसी को इस तरह से प्रताड़ित मत करिए कि आपको यो पलट के आपके खिलाफ ही साजिश रचने लगे। प्रताड़ना की भी एक सीमा होती है। प्रताड़ना भी आप कैसे करते हैं? किसी को अगर आपको कुछ समझाना है तो प्रताड़ित करके मत समझाइए। कि आपने किसी को अगर कोई गलती कर रहा है तो गलती को कैसे समझाया जाता है? कि आप उसको ऐसे समझाइए कि उसको एहसास हो जाए उसने गलती की और अगली बार वो गलती ना करे। इस आधार पर ही चीजों को किया चाहिए। लेकिन वर्साई संधि में आप देखिए कि जर्मनी को इतना नीचा दिखा दिया गया कि अगले 10 सालों में जर्मनी की हालत ऐसी थी कि आप देख सकते हैं कि जर्मनी एक राष्ट्र के नाम पर ही समाप्त हो जाता। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहां पर अब ये शुद्ध राजनीति है, ये शुद्ध राजनीति की बात चल रही है। बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है, यह राजनीति के अलावा आर्थिक और सामाजिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी महत्व देता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, महत्व तो सारी चीजों का, लेकिन जब बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की तो इसको दिमाग में बिठा लेना। जब मेंस में लिखने जाओगे तो मेंस में लिखने का सिंपल सा फंडा है कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आर्थिक और जो राजनीतिक मुद्दे, ठीक है, इन्हीं को कनेक्ट करके लिखना है मेंस का। बाकी जितने भी सांस्कृतिक या सामाजिक मुद्दे हैं एक गौड़ मुद्दे हैं, इनको आप ना एक आध दो लाइन में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप बात करें नेपाल की, नेपाल में आप देखिए नेपाल की बेटियां हमारे यहाँ पे शादी होती है, नेपाल के लोग की जमीनें भी हमारे यहाँ, नेपाल के हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, मैं बता भी चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो आप देखिए। लेकिन क्या इससे हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं? नहीं, ये बहुत छोटी गौड़ चीज है। अगर कुछ ऐसा पंगा हुआ, कुछ ऐसी बातें हुए, कुछ ऐसा झगड़ा हुआ तो ये बहुत ही छोटी चीज हो जाएगी। अगर आर्थिक राजनीतिक महत्व की कोई चीज होगी तो आप देखिए कि यहाँ पे एकदम डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो आप जब अपने मेंस का आंसर लिखेंगे तो इस दो मुद्दों को ही कनेक्ट करके लिखेंगे, बाकी चीजों को बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये फैक्टर भी है लेकिन इनकी प्रभावशीलता कम है। इसको ऐसे कनेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि मेंस में लिखने का तरीका एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करे थे तो यहाँ पे देखिए नॉर्मन डी पामर कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों, जो कि अगला चैप्टर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्र राज्यों का, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त बहुत कुछ सम्मिलित है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो जैसे मैं शुरुआत में ही बोला कि WTO हो गया आपका, UN हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया आपका, तो ये बड़े बड़े संगठन है, G20 हो गया आपका, तो ये बड़े संगठन है और इनके साथ साथ परस्पर संबंध कैसे हैं उस पर भी निर्भर करता है। G20 आपके देश में हुआ, G20 की अध्यक्षता भारत ने की, पूरे विश्व ने तारीफ। आप देखिए कि आपने अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ चीजों को प्रस्तुत किया और विश्व के बड़े बड़े नेता जब आपके देश में आते हैं उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं क्योंकि हम बैठ के उनसे, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता भी करते हैं। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से हम द्विपक्षीय वार्ता भी करते हैं और इससे क्या होता है आपके, ठीक है, सीधे सीधे जो डायरेक्ट रिलेशन है लोगों से वो बढ़ते हैं, अच्छे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। इससे क्या होता है आपके देश को फायदा होता है। उसमें भी आपका आर्थिकी और राजनीतिक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के चलना है। उसके साथ ही अगर देखा जाए या विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले संबंधों का समावेश करता है जो राज्य के ऊपरी एवं निचले स्तरों पर मिलते हैं। ठीक है, ऊपरी और निचले स्तरों पर क्या मिलेंगे? ठीक है, आपके जो हित जुड़े हुए हैं जिससे आपके देश को फायदा होने वाला है उन चीजों की बात हो रही है। आपके देश का फायदा कैसे होगा? आपके देश का फायदा तब होगा जब आपके देश में व्यापार अच्छा हो, आपके देश में ढेर सारी नौकरियां जनरेट होंगी उस व्यापार के माध्यम से, आपके देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो सरकारें बनेंगी वो मजबूत फैसले लेने के लिए दमदार होंगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होंगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध भी अच्छा होगा और आपके देश का विकास भी होगा और विश्व में आपका क्या होगा, सम्मान भी बढ़ेगा। बात करें अगर आगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर कंक्लूड करना हो तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विषय
क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अधिक व्यापक है तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी समाहित है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स पहले जो युद्ध के आधार पर चल रही थी, दो को शक्ति के आधार पर प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को नीचा दिखा के दबा के जो काम किया जा रहा था, खास करके यूरोपीय देशों के द्वारा, और अभी भी है, ये नहीं कि खत्म हो गया, तरीका चेंज हो गया। तरीका कैसे हो गया? अब उनके जहां पे हित जुड़ते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे थोड़ा सा नम होके काम करते हैं। और आप देखिए कि ये अब अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति हुआ करती थी पहले, वो समाहित हो चुकी है। कैसे? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, यानी कि हर कोई जहां पे व्यापार व्यवसाय की बात है, जहां पे राजनीति की बात है, जहां पे कुछ ऐसा है जिनके उनके मेन आर्थिक हित तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेन जहां पे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं वहां पे क्या करते हैं लोग, वहां पे संबंध बनाते हैं। वहां पे उस तरह की राजनीति जो निगेटिव वे में हुआ करती थी, नकारात्मक हुआ करती थी, अब वो सकारात्मक हो रही है। कैसे सकारात्मक हो रही है? कि अब हर देश के हित कैसे जुड़े हैं, उस आर्थिकी से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रख के चलना है। कैसे कंक्लूड करना है, आपको इसको लिख के समझना है। आपको इसको सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने क्लास देख ली, एक बार नजर मार ली, बस खत्म हो गया। आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, नोट्स को उतारिए अपने शब्दों में। थोड़ा सा की पॉइंट्स आपको समझ में ही आ रहा है, उसको अपने शब्दों में और अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी है, जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस और अच्छे होते हैं, और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और आपको और अच्छे से चीजें समझ में आती है। लिखने की कोशिश जरूर करिए बच्चा। बात करें अगर आगे कि और कौन सी चीजें हैं, तो आज के विश्व में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है। अगर हम आपसे बोलें कि आज के विश्व में अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे इंपैक्ट पैदा करेंगे, तो बात करें कि इनकी प्रवृत्ति की, तो इस प्रकार स्वरूप ले चुकी है कि समस्या एक राज्य के लिए वही समस्या पड़ोसी देश या विश्व के अन्य देशों के लिए भी है। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ग्लोबल इंपैक्ट पैदा कर रही है? आज हर किसी के लिए वो समस्या है, और उसके लिए हर देश चाहता है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो, या हम आपस में संबंध बनाएं और उसको टैकल करें, कैसे भी उसको समाप्त करें। ना पूरी तरह से समाप्त कर पाए तो कम से कम उस पर क्या करें, कुछ ना कुछ रोकथाम करें, या उसको अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में कुछ ऐसा करें जिससे वो चीजें समाप्त हो जाए जो नकारात्मकता है, और कुछ सकारात्मक व्यवहार। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में है आतंकवाद का। विश्व का हर देश पर आप देखिए कि आतंकवाद को जो पालते थे, जो आतंकवाद के लिए पालना का काम करते थे, आज यही आतंकवादी उनके देश के लिए जो पालते थे, नाम नहीं लूंगा, आप लोग स्वयं समझदार हैं, आज उन्हीं के लिए वो सरदर्द बने हुए हैं, और वो दुनिया से डिमांड कर रहे हैं यूएन के उस पे जाके कि आप इन पे बैन लगाइए, ये आतंकवादी हैं, और जो स्वयं आतंकवाद का पोषण किए। तो इसको ध्यान रखने की बात है कि अगर आप कोई नकारात्मक काम करते हैं, यहां से आप एक सीख ले सकते हैं कि अगर आप जीवन में कोई नकारात्मक काम करते हैं तो आपका भी नुकसान उससे होगा। बाद में वो नकारात्मकता यानी निगेटिविटी आपके ऊपर भी हावी होगी, और फिर आप दिक्कत में आएंगे। तो कभी भी ऐसे थॉट प्रोसेस को मत रखिए, अच्छी सकारात्मक सोच रखिए ताकि अच्छे अच्छे थॉट आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद। अगर आप देखने जाएं 2001 की बात करें, 26/11 भारत की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया अमेरिका का अलकायदा ने, 26/11 में भारत पे आतंकवादी हमला, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर, पुलवामा अटैक आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट का है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप देखिए आतंकवाद से विश्व के हर देश में कहीं ना कहीं समस्या है, और इसी वजह से इसको काउंटर करना बहुत जरूरी। तो ऐसे साथ में पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा की बात आप देखिए, क्लाइमेट चेंज का महत्व इतना ज्यादा हो चुका है। आप देखिए कि फिर से धरती का तापमान कहा जा रहा है कि 1.7 डिग्री बढ़ गया भैया। हर महीने में आपको रिपोर्ट आती है कि पता लगा भाई 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी के महीने में आप देखिए, खास करके बरसात का जाया तो इस बार बारिश राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां पे हुई, जहां पे ये लगता था कि नहीं होगी, वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। आप अगर अपने भारत देश में देखने जाए तो भारत का आप देखिए हिमाचल प्रदेश में परेशानी पैदा हुई, वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे देखने जाए तो आप देखिए कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर आपको डूबा हुआ मिला। आप देखिए कहां से, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हमने इतना ज्यादा दोहन कर लिया प्रकृति का, और उसकी वजह से कैसे इंपैक्ट पड़ता है, कैसे सारे राष्ट्र एकजुट होकर उसको टैकल करेंगे, उसकी बात होती है। वहीं अगर बात करें ऐसी समस्याएं जिनका समाधान प्रत्येक राष्ट्र चाहता है, इसकी बात कर रहे हैं। बात करें आज का वैश्विक परिदृश्य साझा हितों एवं साझा समस्याओं से गतिमान है। आपकी जो कॉमन समस्या है कि भैया आतंकवाद का मुद्दा आपके लिए भी मेरे मुद्दे, तो आओ बैठ के क्या करें, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे कुछ ना कुछ काउंटर करने की तैयारी करते हैं। पर्यावरण से संबंधित पेरिस कन्वेंशन हुआ, देखिए बात हुई रही है, ठीक है। आप देखिए कि कितने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी की बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे बड़े जो मुद्दे हैं, सारे देश मिलकर, विश्व के बड़े बड़े कंट्रियां मिलकर ऐसे मुद्दों को सुलझाने का काम कर रहे हैं। ये भी आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ही पार्ट है। बात करें अगर आगे कि हालांकि कुछ विकसित
राष्ट्रों के साझा हित विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझने वाली बात है कि भाई आपके पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, नौकरी, ठीक है, छोकरी। आजकल ये भी तो है ना, बड़ा दिक्कत है बच्चों के साथ कि भैया शादी ब्याह भी अच्छे घर में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको थोड़ा अपोजिट कर ले तो मान लो बालिका भी है तो उसके पास बंगला, गाड़ी, ठीक है, नौकरी, अच्छा हस्बैंड, जो भी है, आप दोनों पे अगर देखने जाएं तो आप सोचिए कि आप अगर किसी से संबंध बनाएंगे तो आप पहले से अपर हैंड है आपका, आप पहले से उच्च स्थान पे हो अपने हिसाब से, ठीक है। आप अगर किसी से संबंध बनाएंगे तो आपके संबंध कैसे होंगे? आपके संबंध ऐसे होंगे कि आपको आवश्यकता ऑलरेडी जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत मोर देन इनफ है, आप अब दूसरे देशों से उनमें बढ़ोतरी करने के लिए संबंध बनाएंगे, यानी कि और अच्छा हो और नाम हो। लेकिन वही अगर एक नॉर्मल बंदा जो कि अभी नई नई नौकरी पाया है, नया नया घर लिया है, नई नई गाड़ी ली है ईएमआई पे, उसकी ईएमआई भरने की टेंशन रहे, पता लगा पूरी सैलरी का पूरा पूरा ईएमआई भरने में चला जा रहा है, और वो किसी से संबंध बनाएगा तो उसके संबंध कैसे होंगे? उसके संबंध यही होंगे कि अबे नौकरी थोड़ी और अच्छी हो जाए, नौकरी थोड़ी और अच्छे से कर लें, सैलरी बढ़ जाए और ये सब चीजें निपट जाए, यानी अच्छे से ये सब चीजें काम हो जाए। तो आप देखिए, इसलिए विकसित और विकासशील देशों को यहाँ पे रखेंगे तो उनके मैटर अलग अलग होते हैं। भारत की बात करेंगे तो भारत अपना बेरोजगारी का मुद्दा देखेगा कि हमारे यहाँ रोजगार और ज्यादा जनरेट हो, गरीबी कम हो। वहीं अमेरिका की बात करेंगे तो वो देखेगा ताइवान का मुद्दा कि चाइना को नहीं नहीं कि आप यहाँ नहीं सकते, साउथ चाइना सी में, ठीक है, आप वहां पे क्या करेगा? यूक्रेन को युद्ध हथियार बेचेगा कि जाओ वहां पे लड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए आर्मेनिया में अमेरिका ने एक नया राग छेड़ा है कि रसिया की वजह से आर्मेनिया का क्षेत्र अजरबैजान के पास चला गया, ठीक है। अब इसको आपको एक अलग टॉपिक बना के मैं बताने वाला हूं, उसको करंट अफेयर्स का मुद्दा। तो ऐसे सब मुद्दे की विकासशील देशों के हित अलग होते हैं और विकसित देशों के हित अलग होते हैं। आज के अगर देखा जाए तो सभी राष्ट्रों को सुरक्षित रहने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, ये तो सब जानते हैं। राष्ट्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। बात करें कोरोना काल की, कोरोना काल में क्या हुआ? पूरा विश्व ठप पड़ गया। और जब विश्व ठप पड़ा तो हुआ क्या? विश्व ठप पड़ने की वजह से दिक्कतें हुई कि सबको कुछ ना कुछ कमी हुई, सबको कुछ ना कुछ जरूरतें थी, खास करके बेचारे जो गरीब देश थे उनके तो हालात नाजुक। भारत ने क्या किया? भारत ने वैक्सीन भेजना शुरू किया, बहुत सारी कंट्रीज को, जो हमारे पड़ोसी देश थे उनको पहुंचाना शुरू किया। आपका ग्लोबल इंपैक्ट अच्छा हुआ, आपने उस ग्लोबल चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दूसरे देशों की मदद करने से अब आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध ऐसे देशों से जहां पे सच में जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी या किसी भी चीज की, कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी या कुछ भी ऐसा था, ठीक है, आपने अगर मदद की तो क्या वो आपको ना करेंगे किसी अन्य चीज में? वो तो आपके साथ ही रहेंगे, सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि आपके संबंध जितने ज्यादा देशों से अच्छे रहेंगे उतना ही आपका विकास होगा। बात करें अगर आज के विदेश नीति भी एक दूसरे देश को जानकर उनकी सांस्कृतिक समझ के आधार पर निर्धारित की जाती है। आज विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 21वीं सदी में विश्व राजनीति नवीन प्रवृत्तियों को इन्हीं विकासशील देशों द्वारा दिया जाएगा। इस पॉइंट को इसलिए ऐड किया मैंने कि अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा चल रहा है, कनाडा भारत की बात हो रही है। विदेश नीति भी आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ही पार्ट है, क्योंकि विदेश नीति तभी बनेगी आपकी अच्छी जब आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध दूसरों से अच्छे होंगे। उस आधार पे हम बनाते किसी के साथ, जैसे पाकिस्तान से हमारी विदेश नीति अलग होगी, चाइना से अलग होगी, तो रसिया और अमेरिका से अलग होगी, इजराइल से अलग होगी। तो ये आपकी विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, जो विकासशील देश है वो विकसित देशों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं। कनाडा ने हमारे क्या किया, खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है, वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है कनाडा गवर्नमेंट की तरह, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट अल्पमत में है, आप जानते ही हैं। ये भी एक मुद्दा हम उठाने वाले हैं खालिस्तानी वाला, आपको एक वीडियो बना के कि आपके मेंस में अगर कभी इससे रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कुछ आ गया तो आप कैसे उसको कवर करेंगे, उससे भी रिलेटेड आपका वीडियो आएगा, क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड ही हम लोग चीजें शुरू करने वाले बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो इसको क्या करना है कि आज क्या हुआ, कनाडा ने क्या किया, कनाडा ने प्रो खालिस्तानी मूवमेंट अपने यहाँ पे शुरू करवाया, एक तरह से देखा जाए सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बैकअप दे रही है। और इस वजह से भारत ने नाराजगी व्यक्त की, भारत के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया और उनके पास कोई सबूत नहीं थे और पूरे विश्व पटल पे भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई और भारत ने क्या किया, वीजा बंद कर दिया। आप सोचिए कि कभी आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पीछे जाऊं या 20 साल पीछे जाऊं 90s एरा में, तो क्या ये पॉसिबल था? क्या हम कनाडा के साथ ऐसा कर सकते थे? अमेरिका सबसे पहले कूद पड़ता, अमेरिका कूद पड़ता तो यूरोप की कंट्रियां कूद पड़ती। आज सबके हित भारत से जुड़े हुए हैं
और आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध उनसे अच्छे हो गए हैं, तो 21वीं सदी का जो भारत है उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे डिसाइड हो रहे हैं कि अब वो चाहे विकसित देश हो चाहे जो हो, वो अपने आप को जानता है कि हम भी अब एक ग्लोबल पावर बनने की कगार पे हैं, तो हम उस हिसाब से उससे संबंध बनाएंगे। और इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि आज विकासशील देश भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चढ़कर मुद्दों को बोलते बताते हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन से संबंधित प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, तो आदर्शवाद की विचारधारा। ये जब मैं पढ़ाता हूं, आदर्शवाद की बात करता हूं, तो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। वो लगता है कि जैसे अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती है ना, कि आप ये अच्छी अच्छी सीख लो, अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर ला लो और आपके अंदर ये हो जाएगा, ये बदलाव हो जाएगा, वो बदलाव हो जाएगा, जो कि यथार्थवाद में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, असलियत में वैसा हो नहीं पाता। तो आदर्शवाद देखते हैं, उसी आधार पर इसको समझने की कोशिश करिए। आदर्शवाद की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, विनाशकारी प्रथम विश्व युद्ध रहा, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को क्षति पहुंचाई। कैसे क्षति पहुंचाई, विश्व युद्ध के बाद ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि यूरोप तथा शेष विश्व में क्या होगा, उदारवादी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के उभार से भविष्य में न आने वाले संकटों को रोका जा सकेगा। जैसे कि 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन हुआ करते उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, विचारों से बेहद प्रभावित था, जो क्या कहते हैं कि वुडरो विल्सन ने कहा कि विश्व चाहते जिसमें लोकतंत्र को प्रमुख शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता था, अतः इसे सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद भी रखी गई। और ये आदर्शवाद एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूं। आदर्शवाद का मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई भी देश किसी देश पर हमला ना करे, कोई युद्ध ना करे, सब देश के संबंध एक दूसरे से अच्छी हैं, सब देश एक दूसरे से नैतिक व्यवहार करें, और ऐसा करने से क्या होगा, विश्व में शांति है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज है। क्यों देशों में युद्ध होना चाहिए, तो हम भी सपोर्ट करेंगे भाई। क्यों किसी का नुकसान पहुंचाना, क्यों मानव क्षति पहुंचाना, क्यों आर्थिक क्षति पहुंचाना, ठीक है। बहुत सारे युद्ध होता है तो एक चीजों में नहीं, आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए। यूक्रेन की हालत देखिए, यूक्रेन भले रसिया से लड़ रहा है, लेकिन आज यूक्रेन एज ए कंट्री के नाम पे क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बचा है? आज भी अगर युद्ध खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि अगले 50 साल लग जाएंगे यूक्रेन को सिर्फ अपने यहाँ पे सिर्फ घर घर लोगों के बनाने, कंपनियां तो बहुत दूर की बात है। आप इसको यथार्थता के साथ देखिए। तो आदर्शवाद ये कहता है कि अगर ऐसी विचारधारा हम रखते हैं तो क्या होगा, विश्व में शांति आएगी, बहाली आएगी। मैं मान लेता हूं कि हम क्या करेंगे, सब एकदम नैतिकता के साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, इससे सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि अगर आदर्शवादी आप हो गए, आप किसी देश से कोई युद्ध नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सेना डिसॉल्व करनी पड़ेगी। किसी से युद्ध ही नहीं हो रहा, सेना की जरूरत क्या है, सेना की जरूरत क्या है? आप सोचिए कि आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है, सेना। वो भी आर्म फोर्सेस के वो ट्रेन सोल्जर्स, ठीक है, जिनको आपने डिसॉल्व कर दिया आदर्शवाद के नाम पे। और ट्रेन सोल्जर्स सोचिए जो कि ऐसी टेरेन में है कि -40 डिग्री -45 डिग्री में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर वो कोई मुद्दा लेके, अपने बेरोजगारी का मुद्दा लेके आपके सामने खड़े हो गए, तो क्या लगता है आपको लाठी चार्ज करा के या उनको टैंकर का पानी छोड़ के आप उनके ऊपर ऐसा कुछ करवा सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे, और अराजकता फैलेगी और भी परेशानियां, दिक्कत बढ़ जाएगी इस आदर्शवाद से, ठीक है। आप देखिए कि आदर्शवाद कैसा है, आदर्शवाद यथार्थवाद से बहुत दूर है। आदर्शवाद जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से नकारात्मकता है, आदर्शवाद जरूरी है, लेकिन यथार्थ के साथ उसको अभी समझते हैं यथार्थवाद को, तो उसके साथ आपको इस समझ में आ जाएगा कि ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं, ठीक है। आप देखिए कि आप कोई भी ऐसी, और अगर दूसरे टर्म में भी देखेंगे, सर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सेना क्यों डिसॉल्व कर देंगे, तो आप देखिए कि आर्थिक मुद्दा आपका, अगर आज देखा जाए विश्व में सबसे ज्यादा अगर खरीदारी की जाती किसी चीज की, तो आप बताइए कौन सी चीज है? गेहूं चावल कोई खरीद रहा है? आप देखिए बड़ी बड़ी कंट्रियां जैसे भारत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब क्या कर रही है, सबसे ज्यादा हथियारों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ऐसे आप नहीं खत्म कर सकते आदर्शवाद के नाम पे कि इन सब चीजों को समाप्त कर दिया जाए। इसको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। थोड़ी सी चीजें जो कि इसको इंपैक्ट कर सकती हैं, उसको ज्यादा नहीं डिटेलिंग में जाना है, ठीक है। मेन आएगा यथार्थवाद, यथार्थवाद से संबंधित प्रश्न आता है, तो यथार्थवाद थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है, यथार्थवाद से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बात करें अगर यथार्थवाद की, तो है क्या यथार्थ से आपको पता ही है कि जो चल रहा है भाई उसी पे देख के उसी हिसाब से फैसले लेना। तो यथार्थवाद के सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, भौतिक पदार्थ और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होते हैं, और ये भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यथार्थवाद प्लस आदर्शवाद का बैलेंस बना के मेंस में लिखेंगे, दोनों की परिभाषाएं,
जो है बेसिक चीजें लिखेंगे, किसी ने कुछ कहा है, कुछ बोला है तो उसको कनेक्ट करेंगे, साथ में लास्ट में उसको कंक्लूड करते टाइम कि दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पे कार्य कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ताकि चीजें कनेक्ट हो सके। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ भौतिक पदार्थ और राष्ट्रहित को ऊपर रखेंगे, अपने राष्ट्रहित की बात हो रही है, तो आपके राष्ट्रहित कैसे हैं? आप अपने राष्ट्रहित के चक्कर में क्या किसी दूसरे के राष्ट्र के हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये तो बहुत ही गलत धारणा हो जाएगी, ये तो नकारात्मकता आ गई आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। ये सबसे बुरी चीज है। हालांकि बहुत सारी कंट्रियां ऐसा करती हैं, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं किया। अब आपको देखिए, भारत और भूटान, भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हमारा कैसा है 1949 में, ठीक है, आप देखिए भूटान के साथ हमारा समझौता हुआ, दार्जिलिंग समझौता कहा जाता है उसे, और दार्जिलिंग समझौते के तहत भूटान हमारा संरक्षित राज्य है। उसके जो भी फैसले होते हैं ऑलमोस्ट हम उसमें उसको बताते हैं क्या करना है, लेकिन कभी हमने उसमें धौंस जमाने की कोशिश की? कभी आपने कोई ऐसी न्यूज सुनी कि आज भूटान के प्रधानमंत्री को या भूटान के किसी नागरिक को या भूटान के किसी क्षेत्र को भारत ने क्या क्या कब्जा कर लिया, उनके नागरिक को भगा दिया या उनके प्रधानमंत्री को फोन करके डांटा या कुछ ऐसा कि लताड़ लगाई? कुछ भी ऐसा आपने सुना? क्यों? हमारी ऐसी पॉलिसी कभी रही नहीं। हम आधिपत्य नहीं जमाते किसी के ऊपर, ये हमारी विचारधारा ही नहीं है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रख के चलना है। ये विचारधारा एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर अपने राष्ट्र हित की बात सोचेंगे तो अकेले आप ना राष्ट्र में रह पाएंगे ना अपने राष्ट्र का हित कर पाएंगे, क्योंकि आजकल कॉमन एजेंडा, कॉमन एजेंडे पे काम करेंगे तो ही आप, क्योंकि आप देखिए चाहे साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे आपके आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आप अकेले उस पर काम कर सकते हैं? नहीं काम कर सकते, क्योंकि ये वैश्विक मुद्दा है, ग्लोबल मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चली गई है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनने शुरू हुए, अंतरराष्ट्रीय संबंध धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये ग्लोबल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैश्विक संबंधों में कुछ समय के बाद आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कॉमन कॉज के लिए लड़ाई होगी कि आप सब बैठ के बात करिए और इसके लिए हम इसको पर्यावरण संतुलन बनाएंगे या जो भी आतंकवाद को समाप्त करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएंगे, और यही सब अब चलेगा। इसके लिए यथार्थवाद भी जरूरी है कि आप सिर्फ अपने राष्ट्रहित को ही नहीं सोच सकते, राष्ट्रहित सोचेंगे लेकिन तब तक जब तक किसी और राष्ट्र के हितों का नुकसान ना हो। बात करें अगर आगे, ठीक है, कि यथार्थवादियों के अनुसार आदर्श एवं मूल्य काल्पनिक एवं अमूर्त है, जिनका अंतरराष्ट्रीय राजनीति जैसे विषय से कोई सरोकार नहीं होता है। ये सीधा सीधा मना कर देते कि आदर्श और ये मूल्य जो है काल्पनिक है। हालांकि ऐसा नहीं है। बिना आदर्शवाद के, अगर भारत का कोई आदर्शवाद नहीं होता तो भारत विश्व में विश्व गुरु कैसे कहलाता? पुराने समय में थे, फिर बन जाएंगे, फिर उस कगार पे चल रहे हैं, फिर आज भारत की धाक डोल। आप सोचिए कि कुछ समय पहले हमारी हालत ऐसे हुआ करती थी, फिर हम ऐसे आए और आज हम कैसे हो गए, ऐसे हो गए, यानी आशीर्वाद देने वाली पोजीशन में बन रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर से उस पोजीशन में आ रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों, ठीक है, जो ये कहते हैं कि आदर्शवाद का मूल्य काल्पनिक एवं अमूर्त है, ये पूरी तरीके से गलत है। यानी कि इसको 50-50% कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, इसका लिखेंगे यही, लेकिन इसको समझाएंगे कि ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात करें अगर परिवार, समाज या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं स्वार्थ व लाभ की सोच पर खड़ी हैं, क्योंकि इनकी स्थापना भी मनुष्यों द्वारा की जाती है। ये एक्सट्रीम हो गई बात। स्वार्थ जरूरी है, स्वार्थ के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बोल दे आप किसी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो, आपको सामने वाला बोल दे कि भैया आप 4 महीना काम करो, ठीक है, आप थोड़ा सा काम अपना दिखाओ, 4 महीने के बाद आपकी सैलरी शुरू करेंगे, आप काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उसी से आपके सारे काम पूरे होने। तो इसमें इस तरह के स्वार्थ हैं जो कि सकारात्मक तौर पे हैं। ये जितनी भी संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर लें, यूएन की बात करें, हाँ, यूएन में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि 5 लोगों को सिर्फ वीटो पावर देके आप पूरे विश्व में सुधार नहीं कर सकते। तो यूएन में सुधार की आवश्यकता है। और जितने भी आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, इन सब में कैसा है कि थोड़े से पॉजिटिव चीजें करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का परिवार और समाज पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। तो वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब सिर्फ स्वार्थ के बेस पे ही बने। सबके हित जुड़े हुए हैं। जब साझा हितों की बात होगी तो साझा हित कैसे काम करते हैं? साझा हित काम करते हैं आपके इन सब चीजों को कनेक्ट करके आपस में पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में। बात करें अगर, ठीक है, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने वाले आंदोलन क्रांतियों ने सत्य की सत्ता को, महत्ता को रेखांकित किया है। 1949 की चीनी क्रांति और 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति हो, दोनों का स्वरूप अहिंसक नहीं था। ये अपने तर्क को, यथार्थवाद को ऐसे दिखाते हैं कि जब बड़ी क्रांतियां हुई तो क्या हुआ, खूनी क्रांतियां हुई। हालांकि इसको एक तरह से देख सकते हैं, 1688 की जो ब्रिटेन की क्रांति थी उसको हटा सकते हैं, ठीक है, वहां पे सत्ता हस्तांतरण की बात थी।
आपके हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट एक तरह से देखा जाए तो उसके बाद से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी। बाकी ऑलमोस्ट ये बात तो सहमति है कि जितनी क्रांतियां हुई कहीं ना कहीं रक्त रंजित थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के 21वीं सदी में भी वैसा माहौल है। अगर आप किसी देश के ऊपर हमला करने जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि बैकअप नहीं मिलेगा। आज अगर यूक्रेन की सिर्फ मैं बात करूं, यूक्रेन अगर नाटो में शामिल रहा होता तो शायद रसिया उसके ऊपर हमला नहीं करता। आप इसको इस तरह से देखिए कि बहुत सारे गुट भी बने हुए हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के सपोर्ट में भी हैं। तो आज वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है जो 20वीं सदी के शुरुआत में थी। तो इसको दूसरे वे में देखने की जरूरत है। इसको इस सेंस में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हर चीज क्या है आपके रक्त रंजित होगी, यानी कि हिंसा से ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यानी कि यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे क्या बता रहे हैं कि आदर्श कोई नहीं होगा, सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करो और अपने स्वार्थ में ही अड़े रहो। राष्ट्रहित अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्वार्थ बहुत बुरी बात है। इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अगर बात करें इसमें आगे कि अपवाद स्वरूप, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति की बात, ठीक है। आगे बात करें अगर इसमें कि और क्या हो सकता है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर निरंकुश यथार्थवाद के विचार भी बहुत ही ज्यादा हावी रहे कुछ समय तक, जैसे नाजीवाद हिटलर और फांसीवाद मुसोलिनी जैसी उम्र और हिंसक विचारधारा को प्रोत्साहन प्रदान किया। सोवियत रूस मार्क्सवादी सिद्धांतों पर चलने वाला रास्ता जापान का सैन्य महाशक्ति के रूप में उदय दोनों विश्व युद्धों के बीच में संपन्न हुआ। आप सोचिए कि यथार्थवाद की विचारधारा ने क्या किया। यथार्थ के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में, स्वार्थी बनने के चक्कर में लोगों ने अपने हित ऊपर किए और तानाशाहों को पैदा किया। और आप देखिए हिटलर हो गए, मुसोलिनी हो गए, या जापान की सेना की जापान की बात करें तो आप देखिए इन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध करवाया, अपने हित को सर्वोपरि रखा, अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखा, और आप देखिए जन धन की हानि हुई और बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये कहीं भी से भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि यथार्थवाद ही सब कुछ है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप मेंस का पेपर लिखो बैलेंस बना के लिखो, कोई भी चीज में लिखो, कोई भी टॉपिक लिखो, बैलेंस बना के लिखो, क्योंकि बैलेंस बना के लिखने से क्या होता है कि आपको टॉपिक के बारे में जानकारी है, तभी आप दोनों में बैलेंस कर पा रहे हो। सिर्फ एक तरफा मत भागो कि नहीं नहीं यही हो सकता है, यही होगा, यही होगा, यही होगा, ऐसा कभी मत लिखो। मेंस में एक टॉपिक को लिखने का तरीका ये होता है कि दो चीजों का आपस में बैलेंस होना चाहिए, दो चीजों का आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय भी कैसा होना चाहिए कि दोनों को जब आप निष्कर्ष निकालो तो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। तो जस्टिफिकेशन दीजिए किसी चीज का, जस्टिफिकेशन देने के बाद बताइए कि इसमें भी निगेटिविटी है, उसमें भी निगेटिविटी है, और इसी वजह से इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए कि निगेटिविटी वाला पार्ट हटाना जाए और उसको क्या करे, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें, तो शायद कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखेंगे अधिकतर विद्वानों ने क्या किया, यथार्थवाद का सिद्धांत प्रतिपादित, जिसमें कौन थे, इनमें E.H. कार थे, हेंस थे, मार्गेताओ इत्यादि का नाम शामिल है, ठीक है। अगर बात करें मार्गेताओ की तो इनकी एक पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक पुस्तक है, जिन्होंने ने कहा क्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा दी, जो कि राज्यों के बीच राष्ट्रहित के निरंतर जारी शक्ति संघर्ष, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हेंस मार्गेतो की 6 सिद्धांतों के प्रतिपादन किया गया। इसको अलग से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये 6 सिद्धांत भी, ठीक है, इस प्रकार है, उसको अलग से मैं कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, अलग से टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रहित के लिए निरंतर जारी शक्ति संघर्ष। अच्छा एक बात बताइए कि आज भूटान पर या नेपाल पर या आपके बांग्लादेश पर या ऐसी कई जगह पर कोई हमला करे तो क्या दूसरे देश नहीं बोलेंगे? तो ये संघर्ष कैसे है, ठीक है। अगर आज भारत बोल रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा है, अमेरिका बोल रहा है आतंकवाद का मुद्दा है, और ऐसे बहुत सारी कंट्रियां बोल रहे हैं, स्वयं पाकिस्तान भी बोल रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा है, ठीक है, जो कि आतंकवाद का पालना बना हुआ था, वो स्वयं बोल रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा इस समय बहुत ही ज्यादा भाई दिक्कत पैदा कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये आपसी संघर्ष का मुद्दा है? नहीं, ये कॉमन कॉज के लिए लड़ाई है कि हमें इसको इरेडिकेट करना, समाप्त करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी कुछ समय बाद। तो आप देखिए अब इस चीज को अगर देखने जाएंगे तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। हालांकि किसी की बात को पूरी तरह से काटना नहीं है, मेंस लिखते हैं। यथार्थवाद की आलोचना के तौर पर बेलिस और स्मिथ ने इसे क्या कहा, पुराना एवं अनुदार बताया। इन्होंने कहा कि यथार्थवादी मानव स्वभाव और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन केवल सत्य की अवधारणा पर केंद्रित रहकर करते हैं, जो कि अपूर्ण और एकांगी है। देखिए ये आपका बैलेंस हो गया, आपने डिफरेंस दिया और मेंस के क्वेश्चन को बैलेंस किया। कैसे कि ये कैसे सिर्फ शक्ति की अवधारणा की बात नहीं, ना ही यथार्थवादी सिर्फ मानव स्वभाव की बात है, क्योंकि मानव स्वभाव से देश नहीं चलता। अगर मैं बोलूं कोई बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी आपका प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बहुत ही ज्यादा यथार्थवादी आपका प्रधानमंत्री बन जाए, और उसके फैसले से क्या होगा, पूरा देश प्रभावित होगा, तो ऐसा काम नहीं होता। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जो दोनों के बैलेंस क्या करेंगे,
आपके राष्ट्र हित को प्रभावित करेंगे और उसको सकारात्मक वे में प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही विचारधारा के हैं, एक ही तरह सोच रहे हैं कि नहीं 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 हमें तो ऐसा ही काम करना है, नहीं नहीं हमें काम करना ही नहीं, तो मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। नव यथार्थवाद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नव यथार्थवाद क्या है। तो नव यथार्थवाद की बात करेंगे तो मार्गेतु ने जहां यथार्थवादी सिद्धांत में मानव स्वभाव शक्ति के अध्ययन पर बात की थी, वहीं पे शासन कला नैतिकता से संबंध दर्शाते हैं। क्या? ठीक है, इसको याद रखना है। नव यथार्थवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव स्वभाव व शक्ति के अध्ययन के बल पर प्रदान करते हैं और शासन काल और नैतिकता से संबंध दर्शाते हैं। वही केनेथ वॉल्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति का वैश्विक प्रस्तुतिकरण करते हैं। नव यथार्थवाद की व्यवस्थाओं एवं संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शक्ति के अनुपातिक वितरण पर भी बल प्रदान करते हैं। नव यथार्थवाद क्या किया? आपका पूरा बैलेंस कर दिया। शक्ति की भी जरूरत है, शक्ति प्रदर्शन की भी जरूरत है। ठीक है, क्वाड जैसे संस्थान क्या करते हैं? काउंटर करते हैं। चाइना जैसे जो कि क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके बिम्स्टेक सार्क जैसे संस्थान क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय संतुलन बनाने के। आसियान जैसे संस्थान क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं G20 जैसे संस्थान क्या कर रहे हैं? ग्लोबल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति के साथ साथ मानव स्वभाव के साथ साथ चीजों का बैलेंस करना भी आज के नव यथार्थवाद में शामिल है। यानी कि ये क्या करेगा? ये अच्छी धारणा बनाएगा आगे काम करने के लिए कि ये बैलेंस कर रहा है सारी चीजों में और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नव यथार्थवाद जरूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकी प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है, कैसे काम करती है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना विभिन्न कर्ताओं द्वारा निर्मित की जाती है, जैसे कि राष्ट्र राज्यों की विदेश नीति का संचालन हमेशा लाभ प्राप्त करने, हानि कम करने की नीति से किया जाता है। राज्य और अन्य कर्ता अंतरराष्ट्रीय परिवेश में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून को लागू करवाने वाली संस्था का अभी भी अभाव है। यूएन की अगर बात करेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं यूएन तो है। ठीक है, अगर बात करें यूएन क्या करता है, यूएन में आप कोई भी काम करो। अच्छा, इसका एग्जांपल ले लो, रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूएनएससी में बहुत बार प्रस्ताव आया, उसमें वीटो कर दिया। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर पाया। आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया कि पुतिन के खिलाफ वारंट निकाल दिया कि इनको अरेस्ट करो। कौन अरेस्ट करने गया? अभी ऐसी संस्था का अभाव है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी कानून को पालित करवा सके। ठीक है, बड़े देश कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे देशों पर प्रभाव पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र एक संभव शत्रु के रूप में देखा जाता है और शक और भय की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अस्थिरता भरे माहौल का निर्माण करती है और सर्वव्यापी अराजकता तनाव में वृद्धि करती है और राज्यों का आचरण इससे अस्थायी बना रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा स्वहित का ही प्रधानता दी जाती है। यानी क्या किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? अगर आप इसको देखने जाएंगे तो आपके राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है और ऑब्वियस है कि ये देखने को भी मिलता है। ठीक है, आप चाहे बात करें विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्र हित अलग अलग हो सकते हैं, उनके लिए वो कुछ अलग है, हमारे लिए कुछ अलग है, लेकिन सर्वोपरि क्या है? राष्ट्रहित। ठीक है, तो वही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जाता और इसका एग्जाम्पल भी आप देखिए ना कि जहां जहां जिसके राष्ट्रीय टकराए वो बदलने में समय नहीं लगा। अगर आप बात करें भारत और चाइना की, हम शत्रु देश के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर बात करें, ठीक है, कि भारत और रसिया के संबंध अच्छे, चाइना और रसिया के संबंध अच्छे हैं, तो जब भारत और चाइना और रसिया साथ में पाकिस्तान को भी देख लें तो एससीओ की जब समिट होती है तो साथ में बैठ के चर्चा करते हैं, ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तो साथ में बैठ के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारी चीजें कहां पे बैलेंस भी हो रही। वहीं पे अगर बात करें कि अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो हमारे अतिक्रमण कर रहे हो आप, यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हो, हम उनसे डायरेक्टली झगड़े में भी उलझे रहते। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आप नव यथार्थवाद को अगर सेंस में समझने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस भी करना है, साथ में क्या करना, अपने शत्रु और मित्र देशों को भी देखते रहना है और ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करके नहीं चलना है। अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव भले बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, बीच बीच में पाकिस्तान की पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए कोई भी अगर जरूरत होती है तो पूरी करने की कोशिश करता है किसी न किसी माध्यम से। तो एक तरह से देखिए बैलेंस करने वाली राजनीति पूरे विश्व में है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का शत्रु है और कोई एक दूसरे का मित्र भी है, इसको ध्यान करके चलना। बात करें खेल सिद्धांत की भी बात आती है इसमें। खेल सिद्धांत सर्वप्रथम आरंभ दार्शनिक कौन के? लिबनिज के द्वारा किया गया था और लिबनिज ने कहा कि यह प्रयास रहना चाहिए कि यदि अधिकतम लाभ की स्थिति ना हो तो न्यूनतम हानि की भी स्थिति ना हो। रणनीति रूप में अपनाया जाना कि इसे लिबनिज द्वारा मिनिमैक्स का नाम दिया गया है। क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा अधिकतम लाभ नहीं हो रहा, ठीक है, अब इसको आपको दूसरे सेंस में समझाते हैं थोड़ा सा कि मान लो कहीं पे कुछ युद्ध या कुछ ऐसी चीजें चल रही या कुछ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, मान लो वहां पे आपको लाभ हो रहा, हानि कम हो रही है, यानी कि लाभ ज्यादा है हानि कम है, तो आप क्या करोगे? युद्ध को प्रमोट कर देगा आदमी। वहीं पे अगर हानि ज्यादा है
ठीक है, लाभ कम है तो आप क्या करेगा, युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेगा। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, ना हानि है और ना लाभ है, दोनों ही बराबर है, तो आदमी क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसी बात को इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए कि न्यूनतम हानि हो, लाभ की स्थिति हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप हार भी रहे हैं कोई गेम, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और गेम हार गए, ठीक है, तो आप गेम ऐसे आ रही है जैसे कि मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में भी आप हार रहे हैं, एकदम नजदीक पहुंच गया, आपने क्या किया, 300 रन सामने वाले ने बनाया था, आपने भी 295 रन बनाए, आप अब आपको इस तरह से नहीं देखा जाएगा कि आप 100 रन बना के ऑल आउट हो गया, आपकी बेइज्जती हो रही है। आपने लड़ाई लड़ी, वहां तक लड़ाई लड़ी जहां तक आपको भी सम्मान मिला और सामने वाली टीम ने थोड़ा सा अच्छा खेला तो उसको भी सम्मान मिला, तो ये बैलेंस करने की स्थिति है, ठीक है। इनका एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा सा कुछ चीजें बाकी है उसको कवर कर लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। उदारवाद की धारणा, उदारवाद की धारणा आज के डेट में बहुत ही ज्यादा फेमस, लिबरल 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 आपने हर जगह सुना होगा, ठीक है। इसकी जब बात करेंगे, उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों में विकसित होता आधुनिक नागरिक समाज और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है, उसमें मानव विकास के विशाल अवसर व्याप्त हैं। ये क्या कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है भैया, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है उसमें मानव विकास की ही बात की जाए। लिबरल लोग क्या करते हैं कि नहीं, कुछ भी अगर मुद्दा होता है तो उस पर आवाज उठाना है, बोलना नहीं 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 ये तो सही नहीं है, नहीं कोई धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए कोई, हालांकि और भी हैं, स्यूडो लिबरल्स भी हैं, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो सच में ऐसी बातें करते तो मानव विकास की बात कर रहे हैं। पूंजीवादी कंट्री हो गई, पूंजीवादी देश होते जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती जा रही है, और आधुनिक उदारवादी राज्य में राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था शामिल है जो एक नई बेहतर जीवन शैली, सत्तावादी सरकार से मुक्ति और भौतिक उन्नति के साथ साथ मानसिक विकास के अवसरों को सुनिश्चित करती है। ये काम कौन करता है, उदारवाद के द्वारा करवाया जाता है, बार बार बोल के, बार बार उन चीजों के मुद्दों को उठा के। बात करें इसी संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक राज्यों की व्यवस्था के लिए, जेरेमी बेंथम ने बात कही थी, अंतरराष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किया था। कांट भी संवैधानिक शासन को उदारवादी विचारधारा का केंद्रीय विचार मानते थे। उदारवादी परंपरा के विकास में क्या है, संवैधानिक एवं गणतंत्र पद्धतियां अहम योगदान मानते हैं। आज के डेट में जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो ज्यादा सफल हैं, अदर देन अगर देखा जाए कि किसी और तरह की संस्था किसी कंट्री में काम करे। तो उदारवाद क्या करता है, उन लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को प्रमोट करता है जिससे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, व्यक्ति का विकास संभव हो पाता है। बात करें अगर इनके अलावा, जॉन लॉक उदारवाद के पिता कहे जाते हैं और एडम स्मिथ की रचनाओं में भी उदारवाद दिखाई देता है। उदारवादी विचारधारा के विकास क्रम में यह क्रम अन्य रूपों में भी बट गया है। कैसे कैसे रूपों में बन गया, जैसे समाजशास्त्री, अन्योन्शासित और संस्थात्मक और गणतात्मक, इन 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए एक नजर मार लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। समाजवादी उदारवाद क्या है कि यथार्थवादियों द्वारा दिए गए मत प्रभुसत्ता संबंध राज्यों सरकारों के मध्य व्यवहार के अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, ठीक है। समाजशास्त्री उदारवाद के जो है इस स्वीकार नहीं करते कि ये जो बोल रहे हो कि आपका अध्ययन क्या है कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संबंध, प्रभुसत्ता संबंध राज्यों की सरकारों के मध्य व्यवहार है, ये बात नहीं, क्योंकि कॉमन काज के लिए भी तो बात हो रही है भाई। ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें सबके हित जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, विश्व आधार पे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस की बात होती है, ये पूरी तरह से सही नहीं है मानते। समाजशास्त्री उदारवादी समाज एवं राज्य दोनों के अध्ययन पर बल देते हैं, यानी दोनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इसे बहुलतावाद यानी प्लूरिज्म नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखने, अन्योशासित की बात करें तो उदारवाद से संबंधित प्रमुख विचारक रिजल्ट ने क्या कहा था, इन्होंने कहा 1950 के बाद विश्व स्तर पर उच्च औद्योगिक विकास के इस विकास ने राज्य की नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तृत रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल किया गया है। क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता रहा वैसे वैसे आप देखिए कि आप आज के डेट में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा, चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, 2 देशों के बीच किसी भी तरह के संबंध हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिकी का आता है। आप देखिए चाइना का और अमेरिका का 36 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। हर न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि ताइवान मुद्दे पर होगा चौथा विश्व युद्ध। हालांकि न्यूज चैनल, हमारी मास मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो एक कदम आगे चलती है, वो तो स्पेस वार भी करा देती है, सीधा सीधा कभी कभी अलग लेवल पे चली जाती है, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत हाई है, इतना इमेजिनेशन नहीं करना, सिर्फ यथार्थ में सोचना है कि क्या है। तो चाइना, आप देखिए चाइना और अमेरिका का व्यापार बढ़ रहा है, आपस में व्यापारिक गतिविधियां, आर्थिक जो काम चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। बाकी चीजें अदर जगह पे चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ताइवान से बात हो रही है, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, लेकिन
आपके व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका व्यापार आराम से चल रहा है, यानी औद्योगिक विकास इंपैक्ट पैदा करते हैं। बात करें अगर संस्थात्मक उदारवाद की, तो संस्थात्मक उदारवाद विचारक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और कैसे टेक्नोलॉजी आए, कैसे आगे बढ़े देश, कैसे लोगों का विकास हो, इस पे बात की जाती है, कैसे मानव का विकास हो। और लास्ट हम देखेंगे गणतात्मक उदारवाद। तो ये उदारवादी विचारक राज्य एवं संस्थाओं के नीति निर्माण और पालन में लोकतंत्रीकरण एवं विधि मूलक परंपराओं का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि गणतंत्री एवं विधि मूलक व्यवस्थाओं में संघर्ष की न्यूनतम संभावनाएं होती है। ऑब्वियस है, जब आपको बता दिया जाए कि एक कानून है और भैया इसको फॉलो करना है। लोकतंत्रात्मक सरकार में क्या हो रहा है कि आपके नियम कानून बने हुए, एक चुनी हुई सरकार जा रही है, ठीक है, चुनी हुई सरकार फैसले रही है, जनता की सरकार है, जनता के लिए हित में, जनता के वेलफेयर में काम हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी। तो ये देखिए, आज के लिए आपके लिए जो काम था कि आपको थोड़े से जो कीवर्ड्स है वो समझाने हैं, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल आपसे बात करेंगे नए चैप्टर के साथ, और भी ढेर सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। अब जो नए चैप्टर शुरू होंगे, अभी करंट अफेयर्स के मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि आपके कीवर्ड समझ में आ गए कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। अब बात करेंगे अलग अलग जो ग्लोबल इंपैक्ट करने वाली चीजें हो रही हैं या अंतरराष्ट्रीय संबंध इससे प्रभावित हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फिर आपका स्टैटिक पार्ट भी बाद में कवर करेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप क्या करेंगे, अगर आपको अनअकैडमी में किसी भी चीज की तैयारी करनी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो आपको हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप एक क्लिक पर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आज आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।